आज हम एक ऐसे राजनीतिक सफर की गहराई में उतर रहे हैं जो बिहार के गोपालगंज के एक छोटे से गांव फुलवरिया से शुरू हुआ और फिर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंचा। ये कहानी है लालू प्रसाद यादव की। जी। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो उनके जीवन के कई उतार चढ़ावों को दिखाते हैं, मतलब छात्र राजनीति के दिनों से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बनने तक। बिल्कुल। फिर केंद्रीय मंत्री के रूप में एक सफल कार्यकाल भी रहा और साथ ही गंभीर कानूनी विवाद भी। हाँ, वो भी है। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, बल्कि उस दौर के बिहार और भारत की सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल का एक तरह से आईना भी है। सही था। ये जानना दिलचस्प है कि कैसे एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति अपनी एक खास शैली और जमीनी पकड़ के दम पर दशकों तक भारतीय राजनीति का एक केंद्रीय पात्र बना रहा। चलिए इस जटिल कहानी के विभिन्न पहलुओं को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें सिर्फ घटनाओं पर ब्यौरा नहीं देते, बल्कि ये समझने में भी मदद करते हैं कि लालू प्रसाद यादव के उदय के पीछे कौन सी सामाजिक ताकतें काम कर रही थीं। अच्छा। उनकी राजनीति का असल मतलब क्या था और बिहार के समाज पर उसका क्या स्थायी प्रभाव पड़ा। ये विश्लेषण हमें व्यक्ति, राजनीति और समाज के जो आपसी रिश्ते हैं उनको समझने का मौका देगा। तो शुरुआत उनके प्रारंभिक जीवन से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि 11 जून 1948 को फुलवरिया गांव में उनका जन्म हुआ। जी। पिता कुंदन राय, मां मराठिया देवी। जी। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश और उस समय की सामाजिक असमानताओं के बीच बीता। क्या ये अनुभव उनकी बात की राजनीति की नींव बने? निश्चित रूप से। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उनका ग्रामीण और पिछड़े वर्ग से आना उनके राजनीतिक नजरिए का केंद्र बिंदु बना। गरीबी और जातिगत भेदभाव का जो अनुभव था वो उन्हें जमीनी हकीकत से जोड़े रखता था। जब वे गांव की शुरुआती पढ़ाई के बाद पटना आए और पटना विश्वविद्यालय से आर्ट्स और फिर लॉ में ग्रेजुएशन किया, तो ये सिर्फ एक एकेडमिक यात्रा नहीं थी। हाँ। ये उस दौर के हजारों ग्रामीण युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक भी था जो बेहतर भविष्य के लिए शहरों का रुख कर रहे थे। और पटना में ही उनका छात्र राजनीति में प्रवेश हुआ। स्रोत बताते हैं कि वे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। हाँ। ये 1970 के दशक की शुरुआत थी, जो देश भर में छात्र आंदोलनों का समय था। हाँ, और यहीं उनका जुड़ाव हुआ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले संपूर्ण क्रांति आंदोलन से, जेपी आंदोलन। जी। स्रोत इसे उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं। ये आंदोलन सिर्फ भ्रष्टाचार या कांग्रेस शासन के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये सामाजिक बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन का भी एक आह्वान था। इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी और फिर इमरजेंसी 1975-77 के दौरान गिरफ्तारी ने उन्हें एक युवा संघर्षशील नेता के रूप में पहचान दिलाई। ये अनुभव उन्हें आगे की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे थे, कह सकते हैं। और ये तैयारी जल्दी रंग लाई। इमरजेंसी के बाद 1977 में जो चुनाव हुए, जनता पार्टी की लहर थी। हाँ, जबरदस्त लहर थी। उसी पर सवार होकर वे महज 29 साल की उम्र में छपरा से लोकसभा सांसद चुने गए। सिर्फ 29 साल? स्रोतों के अनुसार ये उनके राष्ट्रीय राजनीतिक करियर की एक जबरदस्त शुरुआत थी। इतनी कम उम्र में संसद पहुंचना उस समय एक बड़ी बात मानी जाती थी। बिल्कुल। ये जीत सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि उस बदलाव की लहर का भी संकेत थी जो देश में चल रही थी। यहाँ आकर्षक बात यह है कि कैसे जेपी आंदोलन से निकले कई युवा नेता राष्ट्रीय पटल पर उभरे और लालू यादव उनमें से एक प्रमुख चेहरा थे। इसके बाद बिहार की राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता गया। 80 के दशक में वो विधायक बने, विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। हाँ, 1990। स्रोत इसे बिहार की राजनीति में एक युगांतरकारी घटना मानते हैं, खासकर सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से। हाँ, क्योंकि ये वो दौर था जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पिछड़े वर्गों की राजनीतिक चेतना और दावेदारी तेजी से बढ़ रही थीं। अच्छा, मंडल का दौर। जी। लालू यादव इस उभार के सबसे बड़े प्रतीक और आवाज बनकर सामने आए। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने पिछड़ी जातियों, दलितों और मुस्लिम समुदाय का एक मजबूत सामाजिक गठबंधन बनाया, जिसे बाद में MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण के रूप में जाना गया। हाँ, MY फैक्टर। उनका मुख्यमंत्री बनना सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि सदियों से सत्ता से वंचित रहे समुदायों के सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली संदेश था। और उनकी शैली, मतलब उनका अंदाज, स्रोत उनके अनोखे अंदाज, उनकी भाषण कला और आम लोगों से सीधे जुड़ने की क्षमता का खास जिक्र करते हैं। कि गंभीर, संभ्रांत दिखने वाले नेताओं से बिल्कुल अलग करता था। हाँ। उनका गरीबों का राज का नारा बहुत लोकप्रिय हुआ। ये सिर्फ एक शैली नहीं थी,
ये एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति भी थी। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि उनका ये अंदाज उस समय की स्थापित ऊंची जाति केंद्रित शहरी कुलीन राजनीति को सीधी चुनौती थी। वे जानबूझकर अपनी ग्रामीण पहचान को उभारते थे, चाहे वो चरवाहा विद्यालय खोलने की बात हो या भैंस पर बैठकर घूमने की तस्वीरें। हाँ, वो तस्वीरें काफी चर्चा में रही। ये सब आम आदमी को यह एहसास दिलाने के लिए था कि ये उन्हीं का आदमी है जो अब सत्ता में है। इसने उन्हें एक अभूतपूर्व लोकप्रियता दिलाई, खासकर ग्रामीण और पिछड़े तबकों में। वे 1990 से 1997 तक बीच में कुछ समय छोड़कर मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसी दौर में उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगने शुरू हुए। 1996 में चारा घोटाला सामने आया, जिसने देश भर में सनसनी फैला दी। जी हाँ, ये उनके राजनीतिक करियर का सबसे विवादास्पद अध्याय साबित हुआ। स्रोत बताते हैं कि ये मामला सरकारी खजाने से पशुओं के चारे, दवा वगैरह के नाम पर फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा था। करोड़ों रुपए? हाँ, और इस घोटाले का दायरा बहुत बड़ा था और इसमें कई राजनेता और अधिकारी शामिल पाए गए। इस घोटाले के कारण उन पर भारी राजनीतिक और कानूनी दबाव बना। नतीजा ये हुआ कि 1997 में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जी। लेकिन यहाँ उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाला था। जिनका उस समय तक सक्रिय राजनीति से कोई खास लेना देना नहीं था। स्रोत इसे सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल। और इसी साल उन्होंने जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का भी गठन किया। अच्छा, आरजेडी तभी बनी? हाँ, चारा घोटाला उनके लिए एक बड़ा झटका था। इसने न सिर्फ उनकी छवि को गहरा धक्का पहुंचाया, बल्कि इसके बाद उन्हें सालों तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। स्रोत इस बात पर भी इशारा करते हैं कि इस घटना ने राजनीतिक नैतिकता और सत्ता के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए। आलोचक इसे बिहार में कथित जंगल राज या प्रशासनिक गिरावट की शुरुआत से भी जोड़ते हैं। हालांकि उनके समर्थक इसे पिछड़े वर्गों के नेता को फंसाने की साजिश के तौर पर देखते रहे। यानी एक तरफ सामाजिक न्याय के नायक की छवि तो दूसरे तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। ये विरोधाभास उनके करियर के साथ जुड़ा रहा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनका राजनीतिक सफर यही नहीं रुका। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2004 में जब केंद्र में यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी, तो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बनाए गए। हाँ, रेल मंत्री। ये उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण और दिलचस्प मोड़ था। दिलचस्प इसलिए क्योंकि स्रोत उनके रेल मंत्री के कार्यकाल 2004-2009 को एक बड़ी सफलता के रूप में दिखाते हैं। जी हाँ। कहा जाता है कि उनके नेतृत्व में भारतीय रेलवे, जो सालों से घाटे में चल रहा था, भारी मुनाफे में आ गया। बिल्कुल, टर्न अराउंड। ये इतना आश्चर्यजनक था कि हार्वर्ड और वॉटन जैसे दुनिया के प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों में इस टर्न अराउंड पर केस स्टडीज की गई। हाँ, ये बात सही है। रेल मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल उनके पिछले राजनीतिक अंदाज से काफी अलग नजर आता है ना? हाँ, ये वाकई में एक विरोधाभासी लेकिन महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने यात्री किरायों में बढ़ोतरी नहीं की। अच्छा। बल्कि माल ढुलाई मतलब फ्रेट पर ध्यान केंद्रित किया। अच्छा। वैगनों की क्षमता बढ़ाई, लोडिंग अनलोडिंग के समय को कम किया और इस तरह रेलवे की आय में जबरदस्त इजाफा किया। इसे एसेट यूटिलाइजेशन का बेहतरीन उदाहरण माना गया। उन्होंने त्वरित निर्णय लिए, नौकरशाही की सुस्ती को कम किया। ये उनकी प्रशासनिक क्षमता का एक प्रमाण था जो उनकी पारंपरिक जन नेता की छवि से अलग था। स्रोत उनके कुछ और कदमों का भी जिक्र करते हैं, जैसे गरीबों के लिए पूरी तरह से एयर कंडीशन गरीब रथ ट्रेनें चलाना। हाँ, गरीब रथ। और स्टेशनों पर प्लास्टिक कप की जगह पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल अनिवार्य करना। कुल्हड़, हाँ। इन कदमों का प्रतीकात्मक महत्व भी था। बिल्कुल। गरीब रथ ने एसी ट्रेनों को आम आदमी की पहुंच में लाने की कोशिश की, तो कुल्हड़ ने स्थानीय कुम्हारों को रोजगार दिया और पर्यावरण का संदेश भी दिया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो यह कार्यकाल दिखाता है कि लोक लुभावन राजनीति और प्रभावी प्रशासन कम से कम कुछ समय के लिए साथ साथ चल सकते हैं। इसने निश्चित रूप से चारा घोटाले से धूमिल हुई उनकी राष्ट्रीय छवि को कुछ हद तक सुधारा। लेकिन कानूनी तलवार लटकती रही। चारा घोटाले से जुड़े अलग अलग मामलों में अदालतों के फैसले आते रहे। हाँ, वो केस चलते रहे। स्रोत बताते हैं कि उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया गया और इसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जी। इन सजाओं के कारण उनके चुनाव लड़ने पर भी कानूनी रोक लग गई। हाँ, ये उनके सक्रिय चुनावी राजनीति के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? जैसा कि स्रोत बताते हैं,
सजा और जेल यात्रा के बावजूद बिहार की राजनीति में उनका और उनकी पार्टी आरजेडी का प्रभाव कम नहीं हुआ। हाँ, आरजेडी आज भी एक बड़ी ताकत है। बिल्कुल, आरजेडी आज भी बिहार की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों में से एक है। और अब उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और पार्टी का नेतृत्व करते हैं। ये राजनीति में परिवारवाद की बहस को भी ताजा करता है। निश्चित रूप से यह स्थिति व्यक्ति, विचार और परिवार की विरासत के जटिल समीकरण को दर्शाती है। जब हम लालू यादव की विरासत का मूल्यांकन करते हैं तो स्रोत हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाते हैं। अच्छा। एक तरफ उन्हें पिछड़ी जातियों, दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों को आवाज देने, उनमें आत्मसम्मान जगाने और उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने का श्रेय दिया जाता है। स्रोत मानते हैं कि उन्होंने बिहार के सामाजिक समीकरण को स्थायी रूप से बदल दिया। और दूसरी तस्वीर है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की, शासन के दौरान कानून व्यवस्था की कथित बिगड़ती स्थिति, जिसे आलोचक जंगल राज कहते हैं। हाँ, ये टर्म काफी इस्तेमाल हुआ। और प्रशासनिक गिरावट से जुड़ी है। स्रोत सवाल उठाते हैं कि क्या सामाजिक सशक्तिकरण के नाम पर शासन की गुणवत्ता से समझौता किया गया? क्या उनके राज में सिर्फ शासक बदले या व्यवस्था में भी कोई बुनियादी सुधार हुआ? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर स्रोत हमें अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। और अंत में उनके व्यक्तित्व की बात करें। स्रोत बार बार उनके उस खास अंदाज का जिक्र करते हैं जिसने उन्हें जनता से सीधे जोड़ा। उनका अंदाजे बयां, वो ठेठ देसीपन, वो हाजिर जवाबी, वो मजाक, क्या ये सिर्फ मनोरंजन था या इसका कोई गहरा राजनीतिक अर्थ भी था? इसका गहरा राजनीतिक अर्थ था। स्रोत इसे सिर्फ व्यक्तिगत शैली नहीं बल्कि एक राजनीतिक वक्तव्य मानते हैं। राजनीतिक वक्तव्य कैसे? ये उस दौर की अभिजात्य, दिल्ली केंद्रित अंग्रेजीदां राजनीति के सामने धरती पुत्र की राजनीति का दावा था। उनका हर अंदाज, हर बयान इसी दावे को पुख्ता करता था। अच्छा, यही वजह है कि गंभीर आरोपों और आलोचनाओं के बावजूद उनका एक बड़ा जनाधार उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा। यहाँ आकर्षक बात यह है कि उनकी ये जन नेता वाली छवि, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, आज भी लोगों के जहन में बहुत मजबूती से कायम है। तो ये था लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक सफरनामा, फुलवरिया के खेतों से शुरू होकर बिहार के मुख्यमंत्री पद, केंद्रीय रेल मंत्रालय और फिर कानूनी विवादों के भंवर तक। एक यात्रा जिसमें सामाजिक न्याय की गूंज है, प्रशासनिक सफलता के अध्याय हैं, लोक लुभावन राजनीति की मिसालें हैं और साथ ही भ्रष्टाचार और शासन पर गंभीर सवाल भी। स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि लालू प्रसाद यादव का मूल्यांकन सीधा या आसान नहीं है। वे बिहार के सामाजिक राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने निश्चित रूप से समाज के हाशिए पर पड़े एक बड़े तबके को राजनीतिक शक्ति और पहचान दी, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन साथ ही उन पर लगे आरोपों और उनके शासनकाल से जुड़े विवादों ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और जवाबदेही के मानकों पर बहस को तेज किया। उनकी कहानी हमें लोक लुभावन नेताओं के उदय, सामाजिक न्याय की जटिलताओं और सत्ता के चरित्र के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। स्रोत उनकी स्थायी विरासत को मुख्य रूप से पिछड़े वर्गों के राजनीतिक सशक्तिकरण से जोड़ते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद सोचने के लिए एक बिंदु ये हो सकता है, जब कोई नेता समाज के एक बड़े हिस्से को आवाज देने का दावा करता है और उसे अपार लोकप्रियता भी मिलती है, तो उसकी व्यक्तिगत या प्रशासनिक कमियों को किस हद तक नजरअंदाज किया जा सकता है? ये एक अहम सवाल है। सामाजिक न्याय और सुशासन के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है।